हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम अपनी क्लास में शुरू करने जा रहे हैं 2025 का जनवरी का पेपर। और ये है MME 3 का पेपर। MME 3 जो है मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स, सेमेस्टर थर्ड में पढ़ाई जाती है इकोनॉर्स में। तो उसका 2025 का पेपर देख रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। चैप्टर्स आपके कौन कौन से हैं आपको पता ही है, 18, 19, 20, 21। ठीक है, और चैप्टर 10 भी है आपका। तो इतने सारे चैप्टर्स हैं, तो अब देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से जा करके। -2x² + 96y -4y² -13 सब्जेक्ट टू एक कांस्टेंट दिया हुआ है x + y <= 36। x + y <= 36। अब देखो, मैक्सिमाइज तो करना है हमें प्रॉफिट को, लेकिन यहाँ पर कंस्टेंट जो है वो इक्वल टू टाइप नहीं है। जब कंस्टेंट इक्वल टू टाइप रहता है तब हम कौन सा यूज करते हैं? लैग्रेंजियन मेथड, बेसिक लैग्रेंजियन मेथड यूज करते हैं। अगर कंस्टेंट इनइक्वलिटी टाइप आ जाता है तो फिर हम कून टक्कर कंडीशन के साथ लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर को यूज करते हैं। तो कून टक्कर कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा बच्चे। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसका लैग्रेंजियन बनाएंगे। लैग्रेंजियन LXY = जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है 64x, ये सब आपको पता है। इसके लिए आप चैप्टर 18 देख सकते हो, वहाँ पे आपको पढ़ाया गया 96y -4y² -13। माइनस कर देंगे हम लोग लैम्डा इनटू, आप प्लस लैम्डा भी कर सकते हैं, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। लैम्डा की वैल्यू फिर वहाँ पे आ जाएगी अपना जो आना होगा। अगर आप प्लस लैम्डा करोगे तो लैम्डा अगर मान लो 2/5 आ रहा है तो माइनस लैम्डा करने पे -2/5 आएगा, तो उस तरीके से आ जाता है। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू सेम आती है लास्ट में निकल करके। x + y -36। तो इनके लिए LX' सब्जेक्ट टू तो हो गया, सब्जेक्ट टू तो है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंडीशन होता है वो होता है LX' = 0। कून टगर कंडीशन में ये करते हैं LX' = 0, LY' = 0, और साथ ही साथ हम लोग क्या लगाते हैं? x + y, L लैम्डा डैश भी 0 हो सकता है, लेकिन कून टगर कंडीशन जब हम लोग लगाते हैं तब कहा जाता है कि आप L मतलब लैग्रेंजियन को विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लायर मत करो, क्योंकि कून टकर कंडीशन आ रहा है उसके लिए। तो वो है कि लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 0 तब होगा, लैम्डा की वैल्यू 0 स्ट्रिक्टली तब होगी जब x + y <= 36। आपको ये कंडीशंस याद होंगे, आपको ये कंडीशंस याद होंगे कि कभी भी दो इनइक्वलिटी एक साथ नहीं होता है। मैंने चैप्टर 18 में पढ़ाया हुआ है, दो इनइक्वलिटी एक साथ नहीं होता है। कहने का क्या मतलब हुआ कि लैम्डा अगर = 0 है तो ये GXY = C हो सकता है। लैम्डा ग्रेटर देन 0 है तो GXY = C हो सकता है। अगर लैम्डा = 0 है तो GXY <C हो सकता है। लेकिन लैम्डा भी ग्रेटर देन 0 और GXY भी <C, ये केस नहीं होगा। तो 3 केसेस हो सकते हैं कोई भी। ठीक है, तो GXY = C में कुछ भी हो सकता है, लैम्डा 0 भी हो सकता है या फिर लैम्डा पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखो, लेकिन अगर ये इनइक्वलिटी है जब लैम्डा = 0 है। अब इस कंडीशन के साथ हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले लेट कर लेते हैं लैम्डा = 0। अच्छा, अभी तो निकाला ही नहीं ना हम लोगों ने, LX' कहाँ निकाला? LX' = 0 का मतलब है 64 -4x, और कहीं x है? हाँ जी है, माइनस लैम्डा = 0। LY' करेंगे बच्चे तो y' करेंगे तो 96 -8y लैम्डा = 0। Let it be 1, let it be 2 and let it be third condition। तो पहले हम लोग लेट करते हैं केस 1 में। केस 1 में
लेट लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो भी तो हो ही सकता है ना, तो ये वाली कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए लास्ट में, वो तो बाद में देख लेंगे। अगर लैम्डा इज इक्वल टू जीरो डालोगे तो फिर इसमें पुट करो और इसमें पुट करो, देखो क्या मिलता है हमें। लैम्डा इज इक्वल टू जीरो डालेंगे तो 64 माइनस 4x इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू मिल गई 16 और इधर मिलेगी 96 माइनस 8y इज इक्वल टू जीरो, तो y की वैल्यू मिल गई 12, y की वैल्यू मिल गई 12। तो पॉइंट आ गया हमारे पास 16 और 12 विथ लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। लेकिन 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 अभी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लैम्डा इज इक्वल टू जीरो तब होगा जब ये चीज़ लेस देन 36 होगा, लेस देन 36 होगा। तो ट्राई भी तो करके देखो ना, लैम्डा इज इक्वल टू जीरो ओके, और साथ ही साथ x प्लस वाई करेंगे तो 16 प्लस 12 डेट इज 28। हाँ जी, ये तो 36 से सही है, ट्रू है, हेंस ये तो एक सॉल्यूशन पॉइंट आ गया। हेंस 16 12 इज अ कैंडिडेट, ये कैंडिडेट हो सकता है मैक्सिमा मिनिमा के लिए, ये कैंडिडेट हो सकता है मैक्सिमा मिनिमा के लिए। अब दूसरा केस क्या है, लैम्डा के साथ सिर्फ दो ही बातें हो सकती है, या तो वो ग्रेटर देन हो सकता है या फिर इज इक्वल टू हो सकता है। इज इक्वल टू वाला केस तो देख लिया, अब केस 2 में लेते हैं, लेट लैम्डा ग्रेटर देन जीरो, लेट लैम्डा ग्रेटर देन जीरो। अगर लैम्डा ग्रेटर देन जीरो है तो फिर यहाँ पे लैम्डा रहेगा, यहाँ भी लैम्डा रहेगा, इसको अब हम हटा नहीं सकते, जीरो नहीं कर सकते ना। तो इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 आर, क्या है इक्वेशन 1 एंड 2 में, 64 माइनस 4x इज इक्वल टू लैम्डा, दूसरा है 96 माइनस 8y इज इक्वल टू लैम्डा। जब लैम्डा लैम्डा सेम है तो दोनों को इक्वेट कर दो ना, 64 माइनस 4x इज इक्वल टू 96 माइनस 8y, तो इधर आ जाएगा 8y माइनस 4x इज इक्वल टू 96 में से 64 जाएगा तो 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 6 3, 4 से कैंसिल कर देंगे तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 8, सॉरी माइनस x, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 2y माइनस 8। अब इसको कहाँ पुट करेंगे, तो लेट लैम्डा ग्रेटर देन जीरो, तो अगर लैम्डा ग्रेटर देन जीरो है तो इसके अंदर में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लैम्डा ग्रेटर देन जीरो के साथ, बच्चे मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर देन जीरो के साथ आप जी एक्स वाई इज इक्वल टू सी भी ले सकते हैं और बस इज इक्वल टू ही ले सकते हैं, क्योंकि दोनों तो इनइक्वलिटी एक्सेप्टेबल होता ही नहीं है, दोनों इनइक्वलिटी एक्सेप्टेबल होता ही नहीं, आप करके देख लो। तो एज्यूम जो दूसरा वाला था क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, इसमें जब पुट करेंगे x की जगह पे 2y माइनस 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, तो 3y इज इक्वल टू 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 44, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 44/3। अब x निकाल लो ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 36 माइनस y कितना है 44/3। इसको डेसिमल में ही निकाल लो तो ज़्यादा अच्छा है, कैलकुलेटर तो अलाउड होता ही है ना, तो रुक जाओ, 44/3, 44 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, दिस इज 14.67 y की वैल्यू, तो यहाँ पे भी हम लोग माइनस कर देंगे 14.67, तो ये आ जाएगा 21.33, ये आ गई x की वैल्यू। तो पॉइंट आ गया हमारा 21.33 कॉमा 14.67। लेकिन 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 ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 को तो कर रहा है, लैम्डा नहीं निकाला ना हमने, तो कोई भी एक इक्वेशन में जरा x की वैल्यू डाल करके लैम्डा देखो तो कितना आ रहा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 64 माइनस 4x, तो लैम्डा इज इक्वल टू 64 माइनस 4 इंटू एक्स इज 21.33, जरा ये निकालो, ये तो नेगेटिव चला जाएगा, 64 माइनस 4 इंटू 21.33, हाउ मच इज दिस वन, माइनस 21.32, नेगेटिव आ गया, जबकि हम लोगों ने क्या लिया था, देखो लैम्डा ग्रेटर देन जीरो लेकर के चले थे, और ये क्या आ गया, ये तो लैम्डा नेगेटिव आ गया, तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, तो नॉट पॉसिबल, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, तो इस वाले केस में पॉसिबल नहीं हुआ, सो
नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। और अब जो है जो एक पॉइंट आया था हमारा कौन सा 16 और 12 ना, 16 एंड 12 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा के लिए आप क्या कर सकते हो कि उसके अंदर सब्सटीट्यूट करके और फिर आप अपना देख भी सकते हो मैक्सिमा के लिए, यही एक बस पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा। और सबसे बड़ी बात है कि x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 36, ये तो खैर हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर तो खैर हम लोग नहीं कह सकते कि बाउंडेड है सेट हमारा। x प्लस वाई इज लेस देन, अच्छा x और y अगर ठीक है, x और y पॉजिटिव ही होंगे ना, क्योंकि ये तो क्वांटिटी है, मैक्सिमम प्रॉफिट है, तो x और y कुछ ना कुछ पॉजिटिव होंगे। तो जब आप इसको देखोगे तो सेट हमारा कैसा बनेगा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 36, तो 36 0 0 36 36 0 and x is positive and y is also positive, तो ये वाला रीजन मिल गया हमें। तो सिंस द सेट इज बाउंडेड, सिंस द सेट इज closed and bounded, closed and bounded, so we'll have maxima, तो इसके पास मैक्सिमा होगा एंड मैक्सिमम अकर्स एट, जब एक ही स्टेशनरी वैल्यू मिला और मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम अकर्स एट 16 12, ओके। मैक्सिमम वैल्यू भी निकालने को बोला है क्या, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। मैक्सिमम पाई इज इक्वल टू 64 इंटू एक्स की जगह पे क्या डाल दोगे 16 माइनस 2x स्क्वायर यानी कि 16 स्क्वायर प्लस 96 वाई, वाई इज 12 माइनस 4y स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर माइनस 13, पूरा सॉल्व कर दोगे आ जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, देखना वो एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, टोटल आपके 10 क्वेश्चन है पेपर में, और किसी में अगर टाइम कम लग रहा है तो उसमें ए बी बनाया है, उसमें ए और बी बनाया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज दैट an economy's investment flow every year is IT given है बच्चे हमें 10 t raised to the power half, इसको बोला हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लो है, इन्वेस्टमेंट फ्लो है ईच ईयर, हर साल इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इन्वेस्टमेंट फंड हम लोग बना लेते हैं ना कहीं से, मान लो एक कोई बड़ी कंपनी है ए और मेरी बहुत सारी कंपनियां हैं, एक बड़ी कंपनी है ए, एक छोटी कंपनी है बी, तो ए का इतना प्रॉफिट है, उसमें से कुछ हिस्सा जो है 1% वो हम बी के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लो हर साल का बना करके रखे हुए हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लो, लेट केटी रिप्रेजेंट द करंट स्टॉक ऑफ कैपिटल एट टाइम, केटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट कैपिटल स्टॉक, मतलब जो तुम टी डालोगे, अगर टी इक्वल टू 2 डालोगे तो वो 2 साल के बाद करंट स्टॉक कितना है, 5 डालोगे तो 5th ईयर में करंट स्टॉक कितना है ये बताएगा। व्हाट हैपेंस टू द कैपिटल स्टॉक फ्रॉम आफ्टर 5 years if investment flow is same as before and capital stock depreciates every year by 500. So there are two cases. They have asked what happens to the capital stock after 5 years. If investment flow is the same as before and capital stock depreciates every year by 500, तो कैपिटल स्टॉक जो है वो हर साल जो है वो 500 से क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा 5 साल बाद, तो इसमें 2 केसेस तो नहीं बोला है। फाइंड द लेवल ऑफ, अच्छा, पहला क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा, फुल स्टॉप के पहले है, फाइंड द लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है कि अगर डेप्रिसिएशन हर साल 500 का फिक्स डेप्रिसिएशन हो रहा है तो क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे कैपिटल स्टॉक पे 5 साल बाद वाले पे। तो देखो ज़रा, सबसे पहले तो 2 केसेस हमें बनाने हैं, कौन कौन से केसेस बनाने हैं, तो बिफोर डेप्रिसिएशन, जब डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, या बिफोर छोड़ दो, नो डेप्रिसिएशन, ऐसा थोड़ी है कि किसी टाइम के बाद डेप्रिसिएशन लग रहा है। 2 केसेस डिस्कस करना है, नो डेप्रिसिएशन
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल स्टॉक, रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल स्टॉक, रेट ऑफ चेंज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? स्टॉक इज इक्वल टू डी के बाई डी टी। अब हर साल का कैपिटल स्टॉक में कितना चेंज आएगा? तो भाई एक ही तो कैपिटल स्टॉक बढ़ाने का सोर्स है, वो भी इन्वेस्टमेंट फ्लो है, वही आईटी। हर साल जो कैपिटल स्टॉक में जो भी चेंज देखने को मिलेगा वो आईटी के बराबर ही मिलेगा। तो डी के बाई डी टी जो है, डी के बाई डी टी इज इक्वल टू आई टी हो गया, डी के बाई डी टी इज इक्वल टू आई टी हो गया। तो डी के बाई डी टी और आई टी तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 10 टी टू द पावर हाफ। तो यहाँ आ जाएगा 10 टी टू द पावर हाफ। अब आप इसको करोगे डी के इज इक्वल टू 10 टी टू द पावर हाफ इंटू डी टी। वेरिएबल सेपरेबल कर दिया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। वेरिएबल सेपरेबल आसानी से हो गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर देंगे डी के को, इंटीग्रेट कर देंगे 10 टी टू द पावर हाफ डी टी को। यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 to 5, यहाँ भी t इज इक्वल टू 0 to 5 है। वैसे वेरिएबल सेपरेबल है तो t तो लगेगा नहीं, तो ये डी के है। ये आ जाएगा k आफ्टर 5 years, और इधर आ जाएगा 10 टी टू द पावर हाफ। तो कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, 3/2, नीचे आ जाएगा 3, ऊपर में चला जाएगा 2, और इसमें डालेंगे हम लोग 0 से 5, तो ये आ गया 20/3, 5 to the power 3/2 माइनस 0। तो k कितना आ गया? और यहाँ पर कोई कांस्टेंट की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कांस्टेंट डालोगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में वो फिर कैंसिल होकर के 0 हो ही जाता है। तो ये आ गया 20/3, 5 to the power 3/2। 5 to the power 3/2 का मतलब है 5 का पावर है 1.5, एक 5 को इधर ले लेते हैं तो 20 इंटू 5 100 हो जाएगा, एक √5 बच जाएगा। ये हो गया। लेकिन इनिशियल भी तो कुछ स्टॉक था, क्वेश्चन में दिया हुआ है के नॉट रिप्रेजेंट्स इफ के 0 इज इक्वल टू के नॉट। इनिशियल जो स्टॉक था वो तो रहेगा ना, के 0 भी कुछ था के नॉट, तो वो तो 5 साल तक कंटिन्यू करेगा। सो टोटल कैपिटल स्टॉक आफ्टर 5 years, टोटल कैपिटल स्टॉक आफ्टर 5 years इज इक्वल टू जो इन्वेस्टमेंट फ्लो से आया वो और प्लस इनिशियल कैपिटल स्टॉक। ये हो गया, समझ में आई बात? हाँ जी। अब आते हैं हम लोग आफ्टर डेप्रिसिएशन। आफ्टर डेप्रिसिएशन कुछ नहीं हो रहा है। डेप्रिसिएशन में डी के बाई डी टी जो है वो हो जा रहा है आई टी इन्वेस्टमेंट फ्लो और माइनस डेप्रिसिएशन अमाउंट। डेप्रिसिएशन का कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है जो टाइम के हिसाब से चेंज होगा। डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन में बच्चे कांस्टेंट दिया हुआ है, तो डी के बाई डी टी इज इक्वल टू 10 टी टू द पावर हाफ माइनस 500 कांस्टेंट है। अब ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, तो डी के इधर और 10 टी टू द पावर हाफ माइनस 500 इंटू डी टी उधर। अब इंटीग्रेट कर देंगे और बिटवीन 0 to 5, तो ये आ जाएगा k, ये हो जाएगा 10 टी टू द पावर 3/2, हेयर 3 हेयर 2 माइनस 500 t, और इसमें कर देंगे 0 to 5, ये आ जाएगा 20/3, 5 to the power 3/2 माइनस 500 इंटू 5 इज हाउ मच? 2500, माइनस से 0 डालेंगे तो 0, तो ये हो गया एक 5 इस ये ले लेगा, तो ये हो जाएगा 100/3 √5 माइनस 2500। ये आ गई के की वैल्यू। और इनिशियल स्टॉक टोटल जब निकालेंगे तो इसमें के नॉट भी तो ऐड करेंगे ना, तो टोटल कैपिटल स्टॉक आफ्टर 5 years is equal to 100/3 √5 माइनस 2500 और प्लस के नॉट। तो ये आ गया कैपिटल स्टॉक, इतना आ गया। ठीक है, तो यही तो पूछा था कि क्या होगा बिफोर एंड आफ्टर। सो डन बच्चे। So question number 2 is also done. Now moving to question number 3.
क्वेश्चन नंबर 3 में है शो डैट, अब इसमें ए बी बना दिया क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। शो डैट u1 इज इक्वल टू ई टू द पावर टी एंड u2 इज इक्वल टू टी ई टू द पावर 2t बोथ सॉल्व। क्वेश्चन में मिस प्रिंट है बच्चे, वहां पर होगा y डॉट प्लस हाफ y इज इक्वल टू 3/4। सॉरी, क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, आप उसको सही से लिख लो। डिफरेंशियल इक्वेशन है u डबल डैश माइनस 4u डैश प्लस 4u इज इक्वल टू 0। ये है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गौर से देखें, दोनों में चेक करेंगे कि ये सॉल्यूशन है या नहीं, ये सॉल्यूशन है या नहीं। अब ये जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में डालने का और चेक करने का है, ये चैप्टर 21 में पहले ही सेक्शन में वेरिफिकेशन वाला टॉपिक है कि अगर कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है तो हम उसको वेरीफाई करते हैं वेदर इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। तो उसके लिए u1 तो है ही, हमें u1 के सेकेंड डेरिवेटिव तक जाना पड़ेगा, तब तो पुट करेंगे ना। तो u1 डैश इज इक्वल टू 2 ई टू द पावर 2t, u1 डबल डैश इज इक्वल टू 4 ई टू द पावर 2t। अब पुट कर दो इसको, मान लो 1, पुटिंग इन LHS ऑफ 1, LHS में डाल करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखते हैं, 4 ई टू द पावर 2t माइनस 4 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, तो 4 इंटू 2 ई टू द पावर 2t प्लस 4 इंटू यू, तो ई टू द पावर 2t। देखो तो क्या आ रहा है, ये 4 2 8 हो गया, माइनस में ये 4 4 8 हो गया, 0 तो आ रहा है, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, हेंस u1 इज अ सॉल्यूशन। भाई u1 तो सॉल्यूशन निकल गया। अब किसकी बारी आ रही है बताओ, u2 की। तो u2 इज इक्वल टू टी ई टू द पावर 2t, u2 डैश करेंगे तो इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, t ई टू द पावर 2t इंटू 2। अभी मैंने t को कांस्टेंट रखा था और e टू द पावर 2t का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो t ई टू द पावर 2t इंटू 2 प्लस e टू द पावर 2t और t का हो गया 1, t का हो गया 1। अब u2 के सेकेंड डेरिवेटिव पे जाएंगे, सेकेंड डेरिवेटिव पे जाएंगे तो बच्चे फिर से यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो 2t रखा e टू द पावर 2t और फिर 2t का 2 आ गया, प्लस अब 2 e टू द पावर t को रख रहे हैं, 2t को, t का हो गया 1 और e टू द पावर 2t का e टू द पावर 2t इंटू 2, ये आ गया। देखो तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, ये दोनों मेरे ख्याल से सेम है ना, हाँ जी। तो 2t इधर देखो 2 और 2 मिलकर के 4 हो गए, 4t e टू द पावर 2t प्लस 4 e टू द पावर 2t। अब पुटिंग ऑल इन वन, पुटिंग इन LHS ऑफ 1, 1 के LHS में पुट करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव माइनस 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, तो सेकेंड डेरिवेटिव में 2 सॉरी ये तो निकाल चुके हैं ना सेकेंड डेरिवेटिव, तो 4t e टू द पावर 2t प्लस 4 e टू द पावर t minus 4 into u2 dash, u2 dash is 2t e to the power 2t plus e to the power 2t plus 4u, 4t e to the power 2t। अब इसको देखो ये 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो देखो ना ये 4t e to the power 2t माइनस 8 और फिर 4, तो ये 4 मिल करके 8 और ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस 4 e टू द पावर t प्लस 4 e टू द पावर t, 0 हो गया, विच इज इक्वल टू RHS। Hence, u2 is also a solution, u2 is also a solution। अब u1 और u2 अगर दोनों सॉल्यूशन हैं, अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आते हैं, देन जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, उन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। देन जनरल सॉल्यूशन इज लाइक a इंटू u1 प्लस b इंटू u2, यानी जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा u इज इक्वल टू a e टू द पावर 2t प्लस b e टू द पावर b t e टू द पावर 2t, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट पे आते हैं। तो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिटरमाइन इफ इट इज स्टेबल और नॉट।
इसमें इन्होंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है y डॉट प्लस हाफ वाई इज इक्वल टू 3/4। दिस इज आवर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे पता? y डॉट के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है बच्चे। y डॉट का मतलब क्या होता है? y डॉट का मतलब क्या होता है? y डॉट का मतलब होता है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t। सब पढ़ा रखे हैं, MME 1 में भी और MME 2 में भी यूज किया था हर जगह। तो यहाँ देखो y डॉट प्लस हाफ y इज इक्वल टू 3/4। इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे तो dy बाई डी टी प्लस हाफ y इज इक्वल टू 3/4। अगर आप इसको कंपेयर करोगे, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर फॉर्म का पढ़ा होगा, कंपेयरिंग विथ dy बाई dx प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। तो इसका सॉल्व करने का तरीका होता था कि पहले हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। 11th-12th में आपने पढ़ा होगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ भी मैंने पढ़ाया हुआ है चैप्टर 21 में। फिर उसके बाद से वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू एक्स इंटू डी एक्स। ये करते हैं। तो पहला स्टेप होता है आई एफ निकालना, दूसरा स्टेप क्या होता है? सोल्यूशन निकालना। तो यहाँ पे सबसे पहले आई एफ निकालेंगे, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटू डी टी। एक्स की जगह हर जगह अब आपको टी नजर आ रहा है, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर टी बाई 2। सिंपल। अब आप करोगे y का सोल्यूशन निकालना है, तो y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 इंटू आई एफ टू डी टी। तो y इंटू ई टू द पावर t बाई 2 इज इक्वल टू 3/4 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर t बाई 2 इज ई टू द पावर t बाई 2 और नीचे में आ गया हाफ, ठीक है, और प्लस में आ गया c। तो y ई टू द पावर t बाई 2 इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 3/2 ई टू द पावर t बाई 2 प्लस c। अब y के साथ ये अच्छा नहीं लग रहा है t वाला टर्म देखने में ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे खाली y हो तो एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा अपील करता है सॉल्यूशन में। तो इस e टू द पावर t बाई 2 को रिमूव करना है। तो यहाँ है और यहाँ नहीं है। दैट मीन्स अगर e टू द पावर t बाई 2 को हटा रहे, इसका मतलब डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हो गया 3/2 प्लस c e टू द पावर माइनस t बाई 2। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट पार्ट में पूछा है इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है। एट इक्विलिब्रियम y डॉट इज इक्वल टू 0। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है बताना? y डॉट इज इक्वल टू 0 मतलब चेंज होना बंद हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे चेंज होना बंद हो जाएगा। तो y डॉट इज इक्वल टू 0। y डॉट क्या है हमारे पास? y डॉट इज हाफ y इज इक्वल टू, तो y डॉट इज ये है, इसमें y डॉट को 0 डाल देना है। तो एट इक्विलिब्रियम y डॉट इज 0, दैट इज y डॉट प्लस हाफ y इज इक्वल टू 3/4। इसको 0 डालते ही y आ जाएगा 3/4 और 2 उधर चला गया, 2 से 2 गया, y इज इक्वल टू 3/2। y इज इक्वल टू 3/2। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम। अब हमें देखना है कि ये स्टेबल है या नहीं। तो इसके लिए भी चैप्टर 21 में 21.7 सेक्शन में मैंने एक चीज़ पढ़ाई हुई है कि आप लेट y डॉट इज इक्वल टू एफ वाई मान लो, तो फिर सारा काम आसान हो जाएगा। तो एफ वाई इज इक्वल टू क्या हो गया बताना? माइनस हाफ वाई प्लस 3/4। अब आप एफ डैश वाई निकालो। एफ डैश वाई बोले तो डी एफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई करो। दिस इज माइनस हाफ, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये जो है ना y इज इक्वल टू 3/2, ये कैसा है? इज स्टेबल। सो y इज इक्वल टू 3/2 इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम है। एक चीज और आप इसमें स्टडी कर सकते हो कि अगर हम लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा दें, मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ये किसकी तरफ टेंड करेगा? व्हाट विल बी इट्स स्टेडी स्टेट? तो लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी y इज इक्वल टू लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी y, जो हमने सॉल्यूशन निकाला है उसकी बात कर रहे हैं,
3/2 प्लस y जो सॉल्यूशन निकाला है इसमें पुट करते हैं लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3/2 प्लस c e टू द पावर माइनस t/2। तो t डाल देंगे इन्फिनिटी तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी विल बी 0 0। तो ये आ जाएगा 3/2। यानी ये अगर 3/2 है ना तो ये अगर इंक्रीज करा होगा तो इंक्रीज करते 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 बाद में इसको स्टेबल हो जाना है 3/2 पे, इन्फिनिटी पे 3/2 की तरफ टेंड करेगा। तो एजिम्प्टोटिक बिहेवियर है इसका और ये 3/2 की तरफ जाएगा। वैसे ये इन्होंने पूछा नहीं है एजिम्प्टोटिक बिहेवियर, चेक दी क्या था, स्टेबल कैसा है ये डिस्कस करो एंड डिटरमाइन इफ इट इज स्टेबल और नॉट। तो हाँ जी ये स्टेबल है और ये एजिम्प्टोटिकली स्टेबल है। Next we are going to do is question number 4. Two firms share market for a product. दो फर्म का मार्केट दिया हुआ है। फर्म्स वन आउटपुट इज x एंड फर्म टूज आउटपुट इज y। ठीक है, फर्म वन है एंड फर्म टू है। नाउ फर्म वन आउटपुट इज x1 एंड फर्म टूज आउटपुट इज x1 नहीं है, that is x comma x and firm 2 output is y. The two reaction functions of the firms are, इसमें दिया हुआ है x t plus 1 is equal to नहीं है plus beta y t is equal to b, beta is not equal to 1। और फिर दोनों का मिक्स करके मतलब दोनों का रिलेटेड डिफरेंस इक्वेशन दिया हुआ है a x t is equal to b where alpha, this is alpha is not equal to 1। तो अब देखो ना, एक काम करना है, हमें सेकेंड डिग्री इक्वेशन बनाना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है डेराइव एंड सॉल्व दिस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर तक जाना है तो एक तरीका है, ये x में है यहाँ y है तो y को रिप्लेस करना पड़ेगा। लेट दिस बी 1, लेट दिस बी 2। तो फ्रॉम 2 अगर t की जगह पे रिप्लेस कर दें, रिप्लेस t विथ t माइनस 1 तो ये हो जाएगा y t माइनस 1 प्लस 1 y t हो जाएगा और प्लस एल्फा x t माइनस 1 इज इक्वल टू बी। डिफरेंस इक्वेशन का मतलब ही यही होता है कि आप जो मर्जी t डाल दो वो सबके लिए ट्रू होगा। अब इसको पुट कर दो यहाँ y t में, यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूट इन 1, सब्सटीट्यूट इन 1 तो ये आ जाएगा x t प्लस 1 प्लस बीटा वाई टी की जगह पे डाल देंगे अल्फा x t माइनस 1। अच्छा वाई टी की वैल्यू प्रॉपरली नहीं निकाली ना हमने, वाई टी आ जाएगा माइनस अल्फा x t माइनस 1 प्लस बी। तो वाई टी की जगह पे डाल देंगे बीटा, वाई टी की जगह पे डाल देंगे माइनस अल्फा x t माइनस 1 प्लस बी इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एक्स टी प्लस 1 माइनस अल्फा बीटा एक्स टी माइनस 1 प्लस बीटा बी इज इक्वल टू बी। अब आप कहोगे मैम ये सेकेंड डिग्री का कैसे हुआ, देखो कैसे हुआ, एक्स टी प्लस 1, टी प्लस 1 के बाद क्या आता है, टी आएगा ना, तो डैट इज 0 इंटू एक्स टी और माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स टी माइनस 1 इज इक्वल टू बी कॉमन ले लिए 1 माइनस बीटा। अब ये दिख रहा है ना आपको सेकेंड डिग्री का डिफरेंस इक्वेशन, चैप्टर 20 में पढ़ रखे हैं, t माइनस 1 t प्लस 1, 2 साल का गैप है, 2 साल का गैप है। अगर ये t अभी 2025 है तो t माइनस 1 2024 होगा, t प्लस 1 2026 होगा। तो 2024 से 2026 कनेक्टेड है, दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 ईयर्स, सो इट इज कॉल्ड डिफरेंस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। अब देखो आगे इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए इसी को बोलते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन। इट्स नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन। अब अगर आप इसको देखोगे तो इसका RHS 0 नहीं है, इट्स RHS इज नॉट 0, इसका सोल्यूशन में निकालना मैंने क्लास में बताया हुआ है, इट्स RHS इज नॉट 0। तो इसके सॉल्यूशन में xt इज इक्वल टू
इसके सॉल्यूशन में दोनों बातें होंगी, कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन भी होगा और पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी होगा. सो इट हैज बोथ कैरेक्टरिस्टिक एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दोनों पार्ट होंगे. अब देखो xt इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स पी आ गया. अब फॉर कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं जो t+1 है, यानी कि वो t+2 की जगह पे है, तो यहाँ पर डाल देंगे m². उसके बाद ये 1 डिग्री कम है तो 0 इंटू m. फिर यहाँ पर है माइनस अल्फा बीटा, और इसको तो हम लोग नहीं लेते हैं ना, इसके लिए डेरिवेशन मैंने क्लास में बताया होगा, लेट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m करके वो राइट हैंड साइड पे जा करके 0 आ जाता है. होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है बच्चे, राइट हैंड साइड पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट है, तो फिर कैरेक्टरिस्टिक और पर्टिकुलर दोनों निकालना पड़ेगा. तो m² इज इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा बीटा. m इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस रूट अल्फा बीटा. दो वैल्यू आ गई. अब दो वैल्यू आ गई तो देखो इसका XC कैसे लिखा जाएगा. कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन मैंने आपको बताया हुआ है, कांस्टेंट कोई भी ले लो, फिर एक रूट होगा अल्फा बीटा रूट टू द पावर t प्लस बीटा माइनस रूट अंडर अल्फा बीटा टू द पावर t. रूट लगाइएगा, ऐसा नहीं कि आप रूट भूल जाए, रूट लगेगा इसके ऊपर, ठीक है. अब XP के लिए UC मेथड होता है, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड. फॉर XP वी हैव UC, जिसको अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड बोलते हैं, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड. इसका भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लास में कराया हुआ है. तो अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड में क्या होता है कि RHS पे जैसा भी t का फंक्शन है वो भी आएगा, और उसके जितने भी डेरिवेटिव पॉसिबल है सारे के सारे आएंगे. अगर मान लो ये t टू द पावर 4 होता तो एक आता a इंटू टी टू द पावर 4. सपोज करो अगर ये t टू द पावर 4 होता तो ये आता a इंटू टी टू द पावर 4, b इंटू उसका डेरिवेटिव क्या होगा t3, फिर c इंटू टी स्क्वायर प्लस d इंटू टी प्लस e तक जाते. इतना आता है एक t टू द पावर 4 के लिए. लेकिन सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब अगर एक बार t² लिख दिया गया है तो फिर दोबारा t² किसी और का नहीं आएगा. मान लो अगर t² है तो फिर इसका भी t² लिखोगे तो वो नहीं आएगा, ठीक है, एक ही बार आएगा. ये हो गया t टू द पावर 4. तो यहाँ पर तो बच्चे t टू द पावर 4 है नहीं. RHS में क्या है, RHS में है b1 माइनस बीटा, b1 माइनस बीटा. तो लेट yp इज इक्वल टू b1 माइनस बीटा, मतलब कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं. जब ये कांस्टेंट है तो इसकी जगह पे कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं k, और उसका डेरिवेटिव हो गया 0. अब इस yp को डालेंगे, सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन तो इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. इस कोई अभी 1 2 माना है, इसमें 1 2 मान चुके हैं बच्चे, तो इसको थर्ड मान लेते हैं. So it will satisfy third equation. So it will satisfy third equation also. थर्ड इक्वेशन के तरीके से अगर देखोगे तो yt मान लो आप, yp, ठीक है. तो yt इज इक्वल टू k है, yt+1 भी k होगा, yt+2 भी k होगा, सब k ही होगा क्योंकि कांस्टेंट है. जैसे ही उसमें डालोगे आप तो ये आ जाएगा k, इसमें पुट कर रहे हैं बच्चे, तो ये k प्लस 0 इंटू के माइनस अल्फा बीटा इंटू के इज इक्वल टू दिस थिंग b1 माइनस बीटा. तो k प्लस 0 इंटू के माइनस अल्फा बीटा इंटू के इज इक्वल टू b1 माइनस बीटा. तो देखो ना 1 माइनस अल्फा बीटा k इज इक्वल टू आ गया b1 माइनस बीटा. तो k इज इक्वल टू कितना आ गया b1 माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा.
तो ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन था वो तो वाई पी इज इक्वल टू के था ना, तो वाई पी इज वाई वाई था या एक्स था, जस्ट अ मिनट, एक्स नाम था ना, तो एक्स 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 हर जगह कर दो क्योंकि पूरे क्वेश्चन में एक्स है हर जगह, एक्स एक्स एक्स। तो एक्स पी इज इक्वल टू के था, के की जगह पे डाल दो 1 - बीटा अपॉन 1 - अल्फा बीटा। अब देखो दो सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, एक तो ये एक्स सी और एक नीचे में है एक्स पी, दोनों को ऐड कर देंगे तो एक्स टी आ जाएगा। सो फाइनली एक्स टी इज इक्वल टू, कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन क्या आया था, ए रूट अंडर अल्फा बीटा टू द पावर टी प्लस बीटा माइनस रूट अंडर अल्फा बीटा टू द पावर टी प्लस बी 1 - बीटा अपॉन 1 - अल्फा बीटा। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन, ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। अब इन्होंने बोला है कि क्या इसके पास कोई स्टेडी स्टेट है, ऑल्सो डिस्कस द कंडीशन अंडर विच स्टेडी स्टेट इज स्टेबल। तो ध्यान से देखो, कंपेयरिंग विथ एक्स टी प्लस 2 प्लस ए एक्स टी प्लस 1 प्लस बी एक्स टी इज इक्वल टू सी टी, ये होता है हमारा, ये स्टेबल तब होता है if and only if mod a is less than 1 plus b and b is less than 1। ये फ्रॉम थियोरी हमें पता है, सेकेंड डिग्री का जो होता है डिफरेंस इक्वेशन। नाउ सी, तो इसके लिए होता है कि mod a is less than 1 plus b and b is less than 1। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, हमारे पास जो है वो है एक्स टी प्लस 1, वी हैव एक्स टी प्लस 1 प्लस 0 इंटू एक्स टी माइनस अल्फा बीटा एक्स टी माइनस 1 इज इक्वल टू बी 1 - बीटा। कंपेयर करोगे तो ये स्टार्टिंग है तो ये स्टार्टिंग है, तो यहाँ पर b है इसका कोफिशिएंट, तो b हो गया माइनस अल्फा बीटा, a हो गया इसका कोफिशिएंट, तो a हो गया 0। अब देखो क्या b 1 से छोटा है, हाँ जी, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अल्फा बीटा इज नॉट इक्वल टू 1 एंड पॉजिटिव, क्वेश्चन में दिया हुआ था अल्फा बीटा इज नॉट, नहीं अल्फा बीटा के बारे में पॉजिटिव नहीं दिया हुआ है बच्चे, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सो इफ अल्फा बीटा माइनस इज लेस देन 1, यानी अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन -1 एंड a इज 0, 0 इज लेस देन 1 प्लस b, यानी 1 प्लस b का मतलब है 1 - अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन 0, यानी अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन क्या 1। दोनों जब होगा तब जाकर के ये स्टेडी स्टेट जो होगा वो स्टेबल होगा। तो अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन -1 एंड ग्रेटर देन 1, तो दोनों का कॉमन क्या आ रहा है -1 और 1, एक कह रहा है -1 से बड़ा, एक कह रहा है 1 से बड़ा। सो इफ फाइनली अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन 1 then steady state is stable, steady state is stable। तो आप ना बच्चे सेमेस्टर थर्ड में आ चुके हो, और सेमेस्टर थर्ड में आने के बाद कई सारी चीज़ें थ्योरेटिकल होती चली जाती, क्योंकि अब आप वो बच्चों वाला बस फॉर्मूला दे दिया है और वैल्यू निकाल रहे हैं, आंसर मैच कर रहे हैं और बड़ा क्लैपिंग कर रहे हैं, वाह 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 मेरा तो सब सही हो रहा है। वो चीज़ें अब गई, अब आपको थोड़ा सा ब्रेन को बढ़ाना पड़ेगा, अब आप एनालिटिकल वे में सोचो हर चीज़ को, इसलिए आपको अल्फा बीटा यू वी डब्ल्यू यही सब ज़्यादा मिलेंगे। ये तो अभी मतलब इंट्रोडक्शन है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे, आप एमए भी करोगे वहाँ भी आपको ऐसे ही एनालिसिस करनी है, क्योंकि नंबर के साथ तो कोई भी कर लेता है, अल्फा बीटा गामा के साथ करते हैं तो ज़्यादा दिमाग खुलता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी लेंदी था, इसलिए ए बी नहीं आया इसका। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द कंज्यूमर डिमांड प्रॉब्लम। हमें मैक्सिमाइज करना है x टू द पावर अल्फा प्लस y टू द पावर अल्फा सब्जेक्ट टू px प्लस qy इज इक्वल टू m
और अल्फा हमें दिया हुआ है 0 1 से बिलोंग कर रहा है, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। चेक द सेकेंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन भी चेक करना है हमें। अब यहाँ देखो ना, ये भी एक सिंगल क्वेश्चन है तो इसमें भी टाइम लगने वाला है अच्छा खासा। इसमें भी हम लोगों को क्या करना है कि मैक्सिमाइज करना है पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू एम। लीनियर दिया हुआ है बच्चे, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, लीनियर दिया हुआ है तो आप सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हो, सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हो, या फिर वो स्लोप वाला भी कंडीशन, दोनों का ग्रेडियंट जो है वो इक्वल होगा, उससे भी कर सकते हो, जिससे मर्जी उससे कर सकते हो। किससे करें बताओ, सब्सटीट्यूशन से कर दें, ठीक है। तो देखो गिवन है पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू एम, तो क्यू वाई इज इक्वल टू एम माइनस पी एक्स, तो y इज इक्वल टू एम माइनस पी एक्स अपॉन क्यू। अब इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो एफ एक्स जो है वो बन जाएगा एक्स टू द पावर अल्फा प्लस वाई टू द पावर अल्फा, वाई टू द पावर अल्फा यानी एम माइनस पी एक्स, एम बाई क्यू माइनस पी एक्स बाई क्यू टू द पावर अल्फा। इसको मैक्सिमाइज करना है, एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 0। आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो, एफ एक्स डैश अपॉन एफ वाई डैश इज इक्वल टू जी एक्स डैश अपॉन जी वाई डैश, इसे भी कर सकते हो, बात बराबर ही आएगी। वहाँ भी करोगे तो एफ एक्स डैश क्या आ जाएगा, अच्छा पहले इससे कर लेते हैं। तो इससे करेंगे बच्चे तो क्या आ जाएगा, एल्फा एक्स टू द पावर अल्फा माइनस 1 प्लस एल्फा है एम बाई क्यू माइनस पी बाई क्यू एक्स टू द पावर अल्फा माइनस 1, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस पी बाई क्यू, यही हो गया ना, इज इक्वल टू 0। देखो तो जरा, कॉमन तो ले ही नहीं सकते, लेकिन एक चीज़ है, अल्फ़ा अल्फ़ा उधर गया तो हो गया 0, एक्स टू द पावर अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू पी बाई क्यू एम बाई क्यू माइनस पी बाई क्यू एक्स टू द पावर अल्फ़ा माइनस 1। अब दोनों का पावर सेम है, इधर कर दो, क्यू बाई पी इज इक्वल टू एम। अच्छा थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स टू द पावर अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, ये हो गया एम माइनस पी एक्स टू द पावर अल्फ़ा माइनस 1 एंड क्यू टू द पावर अल्फ़ा माइनस 1, ठीक है। तो क्यू टू द पावर अल्फ़ा माइनस 1 और 1 मिल करके क्या हो गया, क्यू 1 1 कैंसिल हो गया, क्यू टू द पावर अल्फ़ा, तो क्यू टू द पावर अल्फ़ा बाई पी इज इक्वल टू एम माइनस पी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर अल्फ़ा माइनस 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किए, ये दोनों क्यू मिल करके कितने हो गए थे, +1 और -1 कैंसिल, क्यू टू द पावर अल्फ़ा बाई पी। अब m माइनस पी एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा माइनस 1 दूसरे साइड जाएगा, तो क्यू टू द पावर अल्फ़ा बाई पी टू द पावर 1 बाई अल्फ़ा माइनस 1 बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अच्छा, और माइनस पी बाई क्यू एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखो जरा, ये m माइनस पी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू क्यू टू द पावर अल्फ़ा, इसको भी उधर ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं, क्यू टू द पावर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा माइनस 1 बाई पी टू द पावर 1 बाई अल्फ़ा माइनस 1 इंटू एक्स। अब m इज इक्वल टू उधर लेते गए तो क्यू टू द पावर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा माइनस 1, यार p टू द पावर 1 बाई अल्फ़ा माइनस 1 प्लस p इंटू एक्स आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, क्यू टू द पावर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा माइनस 1 प्लस p टू द पावर, जब एलसीएम लोगे p टू द पावर 1 बाई अल्फ़ा माइनस 1, और जब ये ऊपर जाएगा तो 1 पहले से था ही, 1 प्लस 1 बाई अल्फ़ा माइनस 1, अल्फ़ा माइनस 1 ऊपर जाएगा प्लस 1 बाई अल्फ़ा माइनस 1, तो p टू द पावर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा माइनस 1 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आगे बचे बताना, m p टू द पावर 1 बाई अल्फ़ा माइनस 1 बाई क्यू टू द पावर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा माइनस 1 प्लस p टू द पावर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा माइनस 1, आ गई x की वैल्यू। अब ऐसे ही किसके लिए निकालोगे, y की वैल्यू निकालोगे,
y इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, y इज इक्वल टू m माइनस पी एक्स बाई क्यू था, y इज इक्वल टू m माइनस पी एक्स बाई क्यू था। तो y इज इक्वल टू m माइनस पी एक्स, फिर इसके साथ जब p मल्टीप्लाई करोगे तो m p टू द पावर 1 बाई अल्फ़ा माइनस 1 इंटू पी अपॉन q टू द पावर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा माइनस 1 प्लस p टू द पावर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन में q। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा m, कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये दोनों p मिल करके कितने हो जाएंगे बताओ, p टू 1 बाई अल्फ़ा माइनस 1 प्लस 1, 1 प्लस अल्फ़ा माइनस 1 बाई अल्फ़ा माइनस 1, 1 1 कैंसिल, तो ये आ गया m कॉमन ले लिए तो 1 माइनस पी टू द पावर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन में q है ही, और इधर हो गया q टू द पावर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा माइनस 1 प्लस p टू द पावर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा माइनस 1, यही हो गया क्या? अच्छा 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 अच्छा, 1 माइनस था ना, एक मिनट, ये इसके साथ था, इसके नीचे आएगा सिर्फ q टू द पावर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा माइनस 1 प्लस p टू द पावर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा माइनस 1। तो फिर एलसीएम लेंगे ना, ऊपर जाएगा तो फिर p वाला कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा q टू द पावर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा माइनस 1 और q टू द पावर अल्फ़ा दिस p टू द पावर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा माइनस 1, ये आ गया। तो इधर देखो ये आ गया हमारा y का वैल्यू, y का वैल्यू आ गया m बाई q। ये q कहाँ से आ रहा है, q हटा क्यों नहीं, m माइनस पी एक्स बाई क्यू था, जस्ट वेट, m माइनस पी एक्स बाई क्यू, x की वैल्यू तो ठीक है, m माइनस पी एक्स अपॉन क्यू, तो m बाई क्यू ले लिए 1 माइनस एक्स p टू द पावर 1 बाई अल्फ़ा दिस 1 माइनस दिस, अच्छा ये m बाई क्यू रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये रहेगा। तो ये आ गया x और y का वैल्यू, तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया बताना, m p टू द पावर 1 बाई अल्फ़ा माइनस 1 बाई p टू द पावर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा माइनस 1 प्लस q टू द पावर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा माइनस 1 कॉमा m बाई q टू द पावर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा माइनस 1 बाई q टू द पावर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा माइनस 1 एंड प्लस p टू द पावर अल्फ़ा बाई अल्फ़ा माइनस 1, ये आ गया। अब इन्होंने कहा है कि सेकेंड ऑर्डर कंडीशन भी वेरीफाई करना है, तो फॉर वेरिफिकेशन, ध्यान से सुनना, फॉर वेरिफिकेशन हमारे पास है क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू तो लिख चुके थे एक्स टू द पावर अल्फ़ा प्लस वाई टू द पावर अल्फ़ा, वाई में क्या है m माइनस पी एक्स बाई क्यू टू द पावर अल्फ़ा, यही था ना। अब एफ डैश एक्स निकालोगे, अल्फ़ा एक्स टू द पावर अल्फ़ा माइनस 1 प्लस अल्फ़ा m माइनस पी एक्स बाई क्यू टू द पावर अल्फ़ा माइनस 1, और इधर हो जाएगा माइनस पी बाई क्यू। एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस 1 एक्स टू द पावर अल्फ़ा माइनस 2 प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस 1 m माइनस पी एक्स बाई क्यू टू द पावर अल्फ़ा माइनस 2, माइनस पी बाई क्यू था ही, एक और माइनस पी बाई क्यू निकलेगा होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना, अल्फ़ा दिया हुआ था बच्चे कि 0 और 1 के बीच में है, अल्फ़ा जो है वो 0 और 1 के बीच में है, तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू 0 टू 1, तो अल्फ़ा माइनस 1 इज़ नेगेटिव, ये तो खैर पॉजिटिव, ये नेगेटिव और x तो पॉजिटिव ही है, तो होल टुगेदर ये नेगेटिव आ गया, ये क्या आ गया पॉजिटिव नेगेटिव, और ये m माइनस पी एक्स बाई क्यू, वाई की वैल्यू है तो ये भी पॉजिटिव ही होगी, तो ऑल टुगेदर नेगेटिव आ गया, और ये तो खैर पॉजिटिव था ही, तो f डबल डैश x जो है दो नेगेटिव का सब नेगेटिव आ गया, तो केस ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। था ना बढ़िया क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक, टोटल क्वेश्चन नंबर 10 है। तो मेरे ख्याल से अभी इस क्लास में इतना ही करे तो अच्छा है, बाकी के क्वेश्चंस फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास विल बी क्लास नंबर 2, 2025 जनवरी MME3 पेपर, ठीक है।
तो इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। अभी तक के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय।